तो हेलो स्टूडेंट्स, हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है? हमने कवर कर लिया है अपने 3 चैप्टर्स, एल्केन, एल्कीन एंड इंट्रोडक्शन या फिर नॉमेनक्लेचर। तो वो आपके जो डिटेल लेक्चर वीडियोस हैं वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं हर्ष शुक्ला आपको यहाँ पर 4th चैप्टर पढ़ाऊंगा, जो कि है हमारा कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। अब हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स की जब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा है? एल्कीन्स पढ़ा है, ठीक है। एल्कीन्स जो चैप्टर हमने पढ़ा, और ये जो डाइईन्स है ये एक दूसरे से बहुत ही रिजेंबल करते हैं, लेकिन बहुत डिफरेंट है, ठीक। कैसे? यहाँ पे एल्कीन भी क्या है, एल्कीन में क्या प्रेजेंट है? ईन प्रेजेंट है। और डाइईन में भी क्या प्रेजेंट है? ईन प्रेजेंट है। ईन किसके लिए होता है? ईन होता है फॉर डबल बॉन्ड। तो दोनों में क्या प्रेजेंट है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड जब प्रेजेंट है तो दोनों की प्रॉपर्टीज भी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड क्या है? डाइईन है, और ये क्या है? एल्कीन है, ठीक है। तो ये दोनों डिफर करते हैं। अब डाइईन कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर मैं ये कंपाउंड लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो जाएगा कंपाउंड? ये एल्कीन है। वहीं पे अगर मैं लिखता हूं CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर भी CH2 है, और ये भी यहां पर डबल बॉन्ड CH2 है। फिर से बना रहे, देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर भी क्या है? डबल बॉन्ड्स हैं, लेकिन कंपाउंड कैसा है? क्या ये हमारा एल्कीन है? नहीं, ये एल्कीन नहीं है। एल्कीन जब नहीं है तो ये कौन सा कंपाउंड है? अब हम इसको दो डबल बॉन्ड्स होने की वजह से इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? डाइईन नाम देंगे। तो यहाँ पर ये क्या है? कंपाउंड डाइईन कंपाउंड है, ठीक। तो ये कैसे डिफर कर रहा है? ये एल्कीन से इस तरीके से डिफर कर रहा है कि एल्कीन्स में हमारा एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसमें क्या है? इसमें हमारे पास दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। डाइईन्स को अनसैचुरेटेड, ऐसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मतलब जिस कंपाउंड में दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वही क्या है? डाइईन्स है, ठीक है। और इनका जनरल फॉर्मूला एल्कीन्स के जनरल फॉर्मूला के सेम होता है, ठीक है। मतलब जो ये जनरल फॉर्मूला होगा और जो उसका जनरल फॉर्मूला है, दोनों सेम होंगे, ठीक। अब ये आइसोमेरिक होते हैं किसके साथ में? एल्काइंस के साथ में। और इनके पास अपना एक एनालॉगस कार्बन स्केलेटन होता है, एक एनालॉग जो स्केलेटन होता है वो दूसरे से रिजेंबल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये एक इंट्रो था, डेफिनेशन थी किसकी? डाइईन्स के बारे में। अब पोजीशन के बेसिस पे, मतलब अब जब दो डबल बॉन्ड्स हैं तो उसमें डिफरेंट पोजीशंस होंगी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसी कार्बन पे पहला डबल बॉन्ड है, इसी पे भी दूसरा हो जाए, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? हम कैसे इनकी क्लासिफिकेशन करें, कैसे इनकी नेमिंग करें? तो हम क्या करते हैं? पोजीशन के हिसाब से इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले टाइप का जो डाइईन है वो क्या है? आइसोलेटेड डाइईन है। इसमें क्या है? देखिए, इन डाइईन्स में एक से ज्यादा जो डबल बॉन्ड, मतलब एक सिंगल बॉन्ड क्या होता है? मोर देन वन सिंगल बॉन्ड, एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट कर रहे होते हैं किसको? डबल बॉन्ड्स को, ठीक। जिससे ये क्या होता है? ये सेपरेट यूनिट की तरह एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन्स होते हैं, मतलब जो sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर होते हैं, वो आइसोलेटेड होते हैं किससे? पाई सिस्टम से। देखो यहाँ पे ये sp3 है, तो यहाँ पर ये सिस्टम्स बिल्कुल आइसोलेटेड है। क्यों? बिकॉज ये sp2 है, फिर sp3 है, देन sp3 है, देन फिर sp2 है। तो यहाँ पे सिस्टम सारे क्या है? आइसोलेटेड है, एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। अब एज अ रिजल्ट जो आइसोलेटेड डाइईन्स है उनकी रिएक्टिविटी किससे सिमिलर होती है? एल्कीन्स की। भाई डबल बॉन्ड है तो कुछ ना कुछ तो रिजेंबलेंस शो करेगा ही। तो ये क्या कर रहा है? अपनी रिएक्टिविटी को एल्कीन्स की तरह ही रख रहा है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड डाइईन्स हैं। क्या डिफाइन किया गया इनको? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड्स दो डबल बॉन्ड को सेपरेट कर रहे होते हैं, वो हो जाते हैं हमारे आइसोलेटेड डाइईन्स। एग्जांपल क्या है? 1,4 पेंटा डाइईन। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? क्यूमुलेटेड डाइईन्स। क्यूमुलेटेड डाइईन्स में क्या हो रहा है? क्यूमुलेटेड डाइईन्स जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो सेम कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये एक कार्बन एटम है, यहां देखिए, और यहां से डबल बॉन्ड्स इधर वाले कार्बन पे और इधर वाले कार्बन पे जुड़े हुए हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम कहें तो यहाँ पर किस कार्बन पे दोनों डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? इस वाले पे, ठीक है। तो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, तो दो कार्बन पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एडजेसेंट कार्बन पे
तो ये किस तरीके का डाइईन हो गया, क्यूमुलेटेड डाइईन हो गया, ठीक है। अब इसमें जो कार्बन होता है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में होता है, sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसके ओवरलैपिंग जो है वो s और p ऑर्बिटल्स के बीच में ही हो गई, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्यूमुलेटेड डाइईन्स। अब नेक्स्ट क्या है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे है 1312 ब्यूटाडाइईन। अब अगला टॉपिक है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का। अब कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो किससे सेपरेट हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड से सेपरेट हो रहे हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारे कॉन्जुगेटेड डाइईन्स है। अब इसमें हुआ क्या, देखो यहाँ पे एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर गए एक दूसरे को, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड यूनिट्स बनी। इसका जो p ऑर्बिटल होगा, इसका जो p ऑर्बिटल होगा, जो s ऑर्बिटल है, वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो उससे एक सिस्टम जो बनेगा यहाँ पर वो कौन सा होगा, 13 ब्यूटाडाइन, या फिर कह सकते हैं हम कॉन्जुगेटेड डाइईन्स का सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो सिंपल एल्कीन से अलग होती है, ये एल्कीन्स की तरह रिएक्टिविटी शो नहीं करते। अब बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी किसकी, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स की। तो जब डाइईन्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो उसमें हम दो फैक्टर्स का यूज करके इसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं, एक रेजोनेंस, दूसरा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब देखो जो ऑर्डर होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, फिर उससे कम आइसोलेटेड एंड देन क्यूमुलेटेड डाइईन्स। सबसे कम स्टेबल कौन है, क्यूमुलेटेड डाइईन्स। अब जब इसके बारे में हमें पढ़ना है, इसकी स्टेबिलिटी पढ़नी, तो सबसे पहला फैक्टर हम देख रहे हैं रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, हमने इंटरमीडिएट्स पढ़े हैं। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू जो रेजोनेंस हो रहा है, जो अनस्टेबिलिटी है किसी भी कंपाउंड की, वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं। हम रेजोनेंस के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, ये कंपाउंड क्या है, ये एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर है इसका और इसका। कैसे, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट रिएक्शन है, यहाँ पर भी इंटरमीडिएट है, यहाँ पर भी, और इसके बाद भी कई सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और बनेंगे, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड डाइईन्स जो होते हैं वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड में रहते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में रहने का मतलब उनके अंदर कंटिन्यूअस रेजोनेंस होता रहता है। कैसे, उनके उन पे मॉलिक्यूलर जो लोड होता है और जो इलेक्ट्रॉनिक लोड होता है, इलेक्ट्रॉन का लोड होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम्स पे। तो जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसी डीलोकलाइजेशन की वजह से हमें इतने सारे क्या मिलेंगे, यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये स्ट्रक्चर्स होते तो हाइब्रिड हैं। अब हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो इसको हम नाम भी दूसरा देते हैं, जो मैंने अभी बताया वो क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स नाम है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर्स क्या कब फॉर्म होते हैं, जब पूरी बॉन्डिंग नहीं हुई होती है या फिर कोई सिंगल स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये ए कंपाउंड था, ये एक कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ इसमें, देन ये कैनोनिकल फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो सकता है, एंड देन ये इसमें डी वाले में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से और कैनोनिकल फॉर्म्स भी बनते रहेंगे। तो जब ये बनते रहेंगे तो इसी तरीके से रेजोनेंस, हाइब्रिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमें और मिलते रहेंगे। बन कैसे रहे हैं, ये बॉन्ड जो है यहाँ पे देखिए, बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। बॉन्ड टूटने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, और जो लास्ट वाला कार्बन था, जब बॉन्ड टूटा तो ये एक इलेक्ट्रॉन किस पे आएगा, इस पे आ जाएगा। एक अब इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो ये क्या करेगा, इसको इफेक्ट करेगा, ये इसको इफेक्ट करेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। अब फैक्ट ये है कि मतलब फैक्ट क्या है, इसमें हम ये कह सकते हैं इसका रिजल्ट क्या है रेजोनेंस का, रेजोनेंस की वजह से होता क्या है, तो इसमें हम सीधे कह सकते हैं एक कंपाउंड जो भी डाइईन कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर। मतलब जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी हमारे कंपाउंड की, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल रिजल्ट था कि कैसे हमारा जो रेजोनेंस है वो डाइईन की स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम किसके रेफरेंस में कंपेयर कर रहे हैं, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से कंपेयर कर रहे हैं। और इससे हमें क्या पता चला कि जो वैल्यूज हैं वो
लेस वैल्यूज हैं देन कंजुगेटेड डाइन्स, मतलब जितना हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा उससे कम हमें इसमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाइइन है हमारा, अगर हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड डाइइन है या फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है, 125.5 होती है फॉर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, 117 फॉर डाई एंड 113 किलो जूल पर मोल किसके लिए, ट्राई के लिए, ठीक है। वहीं अगर इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम इंडिविजुअल डबल बॉन्ड में ऐड करते हैं तो हमें किसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मिल जाती है, डाई इन की ही मिल जाती है, ठीक। अब जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो नॉन कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स के बहुत ही क्लोज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे 1,4 पेंटाडाइन है, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है, 254.4 किलो जूल पर मोल, जो कि किससे मतलब अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो किसके क्लोज है, एक डाइइन के कंपाउंड के, ठीक है। देखिए यहाँ पे 250 बना रहा है, ठीक। यहाँ पे ये जो कंपाउंड है यहाँ पर 1,4 पेंटाडाइन, इसमें दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, दो डबल बॉन्ड की जो इंडिविजुअल हीट है, जो इनकी इंडिविजुअल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, अगर हम उसको ऐड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 125.5 दिया है, ठीक, मोनो सब्स्टिट्यूटेड के लिए, मतलब अगर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 125.5 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, लेकिन अब यहाँ पर दो है, ठीक है, तो इसको हम इंटू 2 कर दें तो हमें यहाँ पे 251 मिल रहा है। तो ये क्या है, 251 हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है किसका, कॉन्जुगेटेड डाइन्स का, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स की जो वैल्यू होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की, वो डबल होती है देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन से, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड डाइन्स का एक डिफरेंट सिचुएशन भी है कि अगर अब यहाँ पे देखिए, अगर एग्जांपल समझते हैं, 1,3 ब्यूटा डाइइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है, 238 किलो जूल पर मोल, जो कि 13 किलो जूल पर मोल किससे कम है, 1,3 पेंटाडाइन की, ठीक। तो ये वैल्यू एक्सपेक्टेड से लेस जा रही है, ठीक। इससे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर इसकी तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थी 254.4 किलो जूल, ये ज्यादा है 1,4 पेंटाडाइन की एज कंपेयर टू 1,3 ब्यूटाडाइन की, ठीक है। तो अब ये जो कमी आ रही है इसमें ये क्या करेगी, ये इफेक्ट करेगी स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो जब स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगी, यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा कि जो डाइइन है, जो डाइइन कंपाउंड है, उसकी स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। लेकिन कैसी प्रोपोर्शनैलिटी शो करेगी, इनवर्सली, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ाते जाओगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और क्या कम होता जाएगा, स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बढ़ने से स्टेबिलिटी कम होती रहेगी, ठीक है। वही इस एग्जांपल से हमें बताया गया था। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसमें दी हुई है। देन हम देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अब हम क्या करें, पढ़ने जा रहे हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स के प्रिपरेशन का मेथड की, कैसे इन्हें हम बनाते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ डाइऑल्स। डिहाइड्रेशन का मतलब मैंने बताया था वाटर का निकल जाना, वाटर का लॉस होना ही क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन होता है। अब जब हम इसमें देखते हैं क्या है, जब 1,4 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन कंपाउंड का हम डिहाइड्रेशन करा रहे होते हैं, ठीक, तो डिहाइड्रेशन कराने की वजह से कि यहाँ पर वाटर का लॉस होता है और ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन होता है। साथ ही ये रिएक्शन हम करा किसकी प्रेजेंस में रहे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं। तो मतलब ओवरऑल क्या है कि अगर हम 1,4 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 कराएं तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और साथ ही में डाइइन कंपाउंड यहाँ पर बनेगा, ठीक। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, जो कि है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स। मतलब एल्केन से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल करा देते हैं तो वो क्या बनाएंगे, ब्यूटाडाइइन बनाएंगे। यहाँ पर एन ब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं कैटलिस्ट क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो क्या बना रहा है, ब्यूटाडाइन बना रहा है, 1,3 ब्यूटाडाइन कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। फिर पायरोलिसिस से भी बना सकते हैं। पायरोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं, इसकी हीटिंग कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हम हीट कर रहे हैं किसी भी साइक्लिक एल्केन को या एल्कीन को, साइक्लिक एल्कीन को, तो वो क्या करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, हमारा क्या फॉर्म करेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन फॉर्म करेंगे, ठीक, साथ में इथाइलिन रिलीज करेंगे। फिर से देखिए पायरोलिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन्स में क्या होता है, यहाँ पर जब हम रिएक्शन करा रहे हैं किसकी, साइक्लोहेक्सीन की या साइक्लिक एल्कीन की, किसके साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ नाइक्रोम, मतलब जब हम इसको नाइक्रोम से पास करा रहे हैं, नाइक्रोम क्रोमियम और आयरन के एलॉय के,
ऊपर, तो ये क्या बनाता है, एक डाइईन कंपाउंड बनाता है, और यहाँ पर दूसरा क्या बनेगा, इथाइलीन बनेगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं एक डाइईन बनता है और एक इनोफाइल बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन है इसकी ओवरऑल, ठीक। तो ये पायरोलिसिस के अंडर था। अब हम इसमें अगला टॉपिक जो कवर करने जा रहे हैं वो क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेटेड डाइन्स। तो अभी तक हमने पढ़ा कंजुगेटेड डाइन्स क्या होते हैं, इसमें स्टेबिलिटी कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी सबसे बड़ी चीज क्या है, देखिए ब्यूटाडाइन जो होता है, जो ब्यूटाडाइन है मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो ग्रुप होता है ये ब्यूटाडाइन का ग्रुप है। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में, रूम टेम्परेचर पे, जब मतलब रूम में रख दो अगर इसको तो ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट -2.6 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा आइसोप्रीन, ये क्या है देखिए, आइसोप्रीन जो है, जो आइसोप्रीन कंपाउंड है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, वहीं पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। अब ब्यूटाडाइन और आइसोप्रीन, ये इनका हीट ऑफ कंबशन जो होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो कम होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। देन हम बात करते हैं कंजुगेटेड डाइन्स किस टाइप के केमिकल रिएक्शंस के अंडरगो करता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है। तो इसमें पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा है फ्री रेडिकल, तीसरा है डायल सेल्डर, चौथा है पॉलीमराइजेशन एंड पांचवा है ऑक्सीडेशन। जिसमें ये वाला जो डायल सेल्डर रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बिकॉज ये आपसे पूछा ही जाता है। अब हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से एक चीज समझो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब क्या है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होना। इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप का जब एडिशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे, इसमें भी कई टाइप की रिएक्शन होती है। सबसे पहला हम क्या देखेंगे, हेलोजन का एडिशन, हेलोजन एसिड्स का एडिशन, मतलब HBr, HCl या फिर HI, ऐसे जो कंपाउंड्स हैं इनका एडिशन देखेंगे किसमें, हमारे ब्यूटाडाइन में या डाइईन्स में। अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ब्यूटाडाइन 1,3 ब्यूटाडाइन की जब रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं हेलोजन एसिड्स के साथ में, इन हेलोजन एसिड्स के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड मिल रहा है। हमें दो कंपाउंड्स मिल रहे हैं, जिसमें एक कंपाउंड क्या है 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन हो सकता है, और दूसरा क्या है 1 ब्रोमो 2 ब्यूटीन हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये दो कंपाउंड मिल रहे हैं। अब ये रिएक्शन जो हो रही है किस फॉर्म में हो रही है, ये 1,4 एडिशन के फॉर्म में हो रही है, जो कि हाई टेम्परेचर पे होती है। और अगर लो टेम्परेचर पे यही रिएक्शन हम कराते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगा वो 1,2 एडिशन होगा, मतलब उसमें डबल बॉन्ड कहाँ होगा, पहले और दूसरे पोजीशन पे होगा अगर टेम्परेचर लो है, और अगर हाई टेम्परेचर है तो पहले और चौथे पोजीशन पे होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है इसमें क्या है, देखिए फॉलोइंग कुछ स्टेप्स ऐसे इसमें हैं। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में इस रिएक्शन की इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा, प्रोटॉन और ब्रोमाइड आयन अलग अलग होंगे, ठीक है। HBr से ब्रेकेज होगा किसका, प्रोटॉन और ब्रोमाइड आयन का, ये यहाँ पर निकल गए H+ और ब्रोमाइड आयन। अब स्टेप सेकंड में क्या है, जो ये ब्यूटाडाइन है ये क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल कंपाउंड है, इसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन है। तो ये अब H+ के पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये कहेगा इसके साथ बॉन्ड बनाने को, तो अब ये H+ क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा इस बॉन्ड पे। तो अटैक करने की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा, और जो ये कार्बन एटम है इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, बिकॉज जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इसके पास जाके अटैच हो जाएगा, बिकॉज इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। ये हम ऑलरेडी सेट्जेफ रूल में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जब हाइड्रोजन ज्यादा है तो ये इसके ऊपर अटैच हुआ, और यहाँ पर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जो दूसरा वाला बॉन्ड है इसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये बॉन्ड टूटेगा और ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस पोजीशन पे शिफ्ट होगा, ठीक। अब दूसरे का इसमें क्या हो रहा है, देखिए दूसरे पार्ट में जब दूसरा रिएक्शन हो रही है तो यही चीज अगर हम इस साइड वाले कार्बन पे रिएक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये H+ अगर इधर से मतलब अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है वो टूटेगा। बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बॉन्ड का यहाँ पर क्या होगा, हमारा H+ का एडिशन हो जाएगा या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे हुआ, तो इस वजह से आप पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कंपाउंड कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया, ठीक। अब हम आगे थर्ड स्टेप में देखेंगे।
जैसे यहाँ पर देखिएगा जो रिएक्शन ए थी, मतलब जो प्रोडक्ट ए बना था, इंटरमीडिएट ए बना था, अब ये क्या करेगा, ब्रोमाइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और 3 ब्रोमो 1 ब्यूटीन बना देगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट कैसा है, 1,3 प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे वाले में जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे प्लस आयन है, यहाँ पर प्लस आयन फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Br इसी CH2 पे अटैच हो रहा है और ये क्या बना रहा है, 1,2 प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, 1,2 प्रोडक्ट बना रहा है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब इसमें हम इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या कर रहा है, हैलोजेंस को कैसे ऐड कर रहा है, 1,3 एडिशन के थ्रू या 1,4 एडिशन के थ्रू। ठीक है, अब हम दूसरा देखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन का एडिशन। ठीक, अगर 1,3 ब्यूटाडाइन कंपाउंड लो, ये वाला कंपाउंड जो है, इसमें 1 मोल अगर हम लेते हैं ब्यूटाडाइन, उसको हम कॉन्जुगेट या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर समझे तो हम 1 मोल अगर ब्रोमीन का ले रहे हैं, जो ब्रोमीन यहाँ पे है 1 मोल लिया, इसको हमने रिएक्ट कराया कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ में। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड डाइन है हमारा। ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ जब हम रिएक्ट करा रहे हैं तो एक मिक्सचर बनता है, हमें मिक्सचर मिलता है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट का और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट का। तो यहाँ हमें 2 टाइप के कंपाउंड इससे देखने को मिलेंगे। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज होगी कि ब्रोमीन जब आएगा तो पहले ब्रोमीन टूटेगा Br रेडिकल्स में, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने के बाद में यहाँ इंटरमीडिएट स्टेट फॉर्म होगी और फिर फाइनल यहाँ पर क्या होगा, प्रीवियस वाले प्रोसीजर की तरह यहाँ पर भी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर वाले मैकेनिज्म में डिस्कस किया है, कार्बोकैटायन के साथ कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बना दिया। अब आते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1,3 ब्यूटाडाइन कंपाउंड है, ठीक, उसमें उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन से, ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन से, BrCCl3 से करा रहे हैं। तो BrCCl3 से जब करा रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स बना रहा है। कौन से ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स की प्रेजेंस में 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब जब हमारा ब्यूटाडाइन कंपाउंड BrCCl3 ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ में रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, तो ये क्या बना रहा है, यहाँ पे ये बना रहा है कंपाउंड जो है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। या तो ये 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा या फिर 1,2। अब ये कौन सा प्रोडक्ट है, 1,2, बिकॉज 1,2 दो पोजीशन पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है तो 1,2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, यहाँ फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन पे है तो ये 1,4 हो गया। ठीक है, अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो चेन इनिशिएशन सबसे पहले क्या होगा, देखिए जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड कंपाउंड है, वो ब्रेक होगा किसमें, पेरोक्साइड रेडिकल में, जिससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो ये बेंजीन रेडिकल बना देगा। अब ये बेंजीन रेडिकल फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, जो यहाँ पे रेडिकल बना ये BrCCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और CCl3 अलग निकल जाएगा, Br इसके साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। अब जैसे जैसे चेन प्रोपोगेट करेगी, तो चेन प्रोपोगेट करने पे मतलब चेन आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो कंपाउंड था, जो डाइईन था हमारा, वो CCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। अब ये CCl3 क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करने की वजह से ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या आएगा, एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, या तो ये रेडिकल चार्ज होगा या तो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब ये डेवलप हुआ, फिर ये बॉन्ड टूटेगा, तो इसकी वजह से, बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पर एक चार्ज इस पे, एक चार्ज इस पे आ सकता है। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में, हम क्या करेंगे, रिएक्शन में 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट्स बनाएंगे। कैसे, अब देखिए प्रीवियस रिएक्शन में ये कंपाउंड बना, तो BrCCl3 जो है वो फिर ब्रेक करेगा, तो यहाँ से CCl3 का रेडिकल निकलेगा और Br क्या करेगा, इस पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा या बाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन के आएगा, 3,4 ट्राइक्लोरोमिथाइल ब्यूटीन बन के आ जाएगा और साथ में रेडिकल निकलेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंपाउंड पहला वाला बना था, मतलब जो हमारे पास दूसरा इंटरमीडिएट था, वो भी BrCCl3 के साथ रिएक्ट करेगा और 1 ब्रोमो 4 ट्राइक्लोरोमिथाइल ब्यूटूइन कंपाउंड बनाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा कौन सी रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। अब इस चैप्टर की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम उसको पढ़ेंगे डायल्स-एल्डर रिएक्शन। ये डायल्स-एल्डर रिएक्शन जो है, मेनली जो कॉन्जुगेटेड डाइन्स का टॉपिक है, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर प्योरली डील नहीं होता, ये हमारा पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंडर आता है। मतलब ये एक अलग ब्रांच है पूरी पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री की, उसके अंडर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, डायल्स-एल्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये रिएक्शन जो है, इसको हम क्या कहते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की रिएक्शन। जब 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ होती है तो वो क्या होता है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन होती है। मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं डायल्स-एल्डर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डायल्स-एल्डर प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर उसको हम क्या कह देते हैं, अडक्ट। क्या कहते हैं,
एडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये क्या बना रहा है, एडक्ट कंपाउंड बना रहा है, ठीक। तो ऑन रिएक्शन ऑफ अ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम विद अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इट फॉर्म्स एन एडक्ट। अब दूसरी लैंग्वेज में क्या है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन नंबर्स के बेसिस पे हमने बात कर ली। दूसरा सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो अगर हम किसी इसकी डाई इन की रिएक्शन करा रहे हैं डाईइनोफाइल के साथ में, ठीक है, डाई-इन की रिएक्शन करा रहे हैं डाईइनोफाइल के साथ में, तो वो क्या बनाएगा, एक प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम लोग हैं एडक्ट, ठीक है। ये इसकी सिंपल रिएक्शन थी। अब आते हैं इसके जो मैंने दोनों और डेफिनेशन बताई उनको कंबाइन करते हैं। अब यहां पर क्या है, देखिए पहले लिख लेते हैं, डाई-इन है, ठीक, ये डाई-इन है और साथ में डाईइनोफाइल है, ठीक है, डाईइनोफाइल है। ये किसके साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, एडक्ट बना रहे हैं, ये एडक्ट बना रहे हैं। अब हम इसी को रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, डाई-इन मतलब जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो ये क्या बना, हमारा एक डाई-इन बना, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। यही क्या हो जाता है, हमारा 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाता है। अब ये डाई-इन हो गया, डाईइनोफाइल की बात करते हैं, तो डाईइनोफाइल हमारा होता है ये ग्रुप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहते हैं। तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। अब ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया, ये क्या बना रहे हैं, एक ऐसा कंपाउंड बना रहे हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, एडक्ट नाम देते हैं। तो ये कंपाउंड जो बन के आया, ये क्या हुआ हमारे पास, अब क्या आया, ये एडक्ट बन के आया, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल डायल्स-एल्डर की एक समरी की इसमें होता क्या है, क्या हो रहा है, डाई-इन कंपाउंड या फिर एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब एक डाईइनोफाइल या 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, एडक्ट बनाता है, ठीक है। ये थी ओवरऑल रिएक्शन डायल्स-एल्डर में जो होती है, ठीक। अब इसी को हम इसमें देखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डायल्स-एल्डर रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसको हम डाई-इन भी कहते हैं, वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ रिएक्ट करके जिसको हम डाईइनोफाइल कहते हैं, क्या बनाता है, एक एडक्ट बनाता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, रिएक्शन 3 पाई बॉन्ड्स और 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है, मतलब 3 डबल बॉन्ड्स को यूटिलाइज करके 2 नए सिग्मा बॉन्ड और 1 नया पाई बॉन्ड बनाता है, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक ये प्रोडक्ट बन के आ रहा है एडक्ट, साथ ही में ये क्या है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड इसमें है और 1 डबल बॉन्ड इसमें है, तो 1 डबल बॉन्ड इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, 3 डबल बॉन्ड्स का यूज करके ये क्या कर रहा है, ये एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसमें 2 नए सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। ये यहां से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक यहां से फॉर्म हो रहा है, तब तो ये ऐड हो रहा है ऐसे। तो यहां पर क्या हो रहा है, 2 जो ये पाई बॉन्ड्स हैं इनको यूज करके और तीसरा बॉन्ड इसका यूज करके ये वाला प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके एग्जांपल पे, एग्जांपल से समझते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन, ये क्या है, कंपाउंड डाई-इन जो मैंने भी आपको बताया। तो डाई-इन की रिएक्शन, इस कंपाउंड की रिएक्शन जब मैं किससे करा रहा हूं, इथाइलिन से, ठीक। 1,3-ब्यूटाडाइन की रिएक्शन जो एक कंपाउंड है इसकी मैंने कराई किससे, इथाइलिन से या डाईइनोफाइल से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइक्लोहेक्सीन बन के आ रहा है या फिर एडक्ट बन के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पर भी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, 1 2 और इधर तीसरा, तो ये 3 डबल बॉन्ड्स इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। 3 डबल बॉन्ड्स इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो रिएक्शन होगी वो हाई, मेन चीज ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, तो जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सीन बनेगा जिसका दूसरा नाम क्या है, एडक्ट है, ठीक है। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो मैकेनिज्म में क्या है, यहाँ पे देखिए डाई-इन है, ठीक, डाई-इन है, ये क्या है, डाईइनोफाइल है, ठीक, ये डाईइनोफाइल है। अब ये जो डाईइनोफाइल है ये जब रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सीन बन रहा है या फिर एडक्ट बन रहा है। तो ये था इसका रिएक्शन। अब यहाँ पे मैकेनिज्म है क्या, देखिए ये बॉन्ड टूटा, ठीक, ये बॉन्ड टूटने की वजह से ये बॉन्ड पे रिपल्शन आएगा, ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक, इसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो ये कंप्लीटली नहीं टूटा है अभी, ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे शिफ्टिंग करेगा इधर साइड, ठीक है। ये इधर साइड क्या करेगा, शिफ्टिंग करेगा इधर साइड। फिर से देखिए ये कंपाउंड है हमारा, ठीक, यहाँ पे, और ये अब क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग शो करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है वो पार्शियली शिफ्ट होगा, ठीक, और वहीं पे ये बॉन्ड भी क्या होगा, पार्शियली ब्रेक होना स्टार्ट होगा। और दूसरी साइड क्या प्रेजेंट है हमारे पास,
एक डाइइनोफाइल प्रेजेंट है, तो इसमें भी क्या होगा, अब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इधर साइड जाएगा और ये करे आएगा तो इधर साइड आएगा। तो अब इससे ओवरऑल क्या होगा, देखिए एक स्ट्रक्चर ऐसा बना, एक कंपाउंड मतलब एक में बॉन्डिंग ऐसी हुई, दूसरे की बॉन्डिंग ऐसी हो रही है, ठीक, दूसरे की बॉन्डिंग ऐसी हो रही है, लेकिन अब ये वाला जो ग्रुप है, ये जो डबल बॉन्ड है ये बच रहा है, तो ये डबल बॉन्ड जो बच रहा है वो यहाँ आएगा, ठीक। अब ये इसका डीलोकलाइजेशन होगा, फिर ये क्या करेगा, फाइनली साइक्लोहेक्सीन का प्रोडक्ट बना देगा। वैसे प्रोडक्ट साइक्लोहेक्सीन का यहाँ भी बन गया है, अगर डीलोकलाइजेशन ना हो तब भी यहाँ पे रिएक्शन ओके है, ठीक। अब जब हम डाइइनोफाइल जो है वो क्या होता है, सिंपली एक एल्कीन कंपाउंड होता है, मतलब जो डाइइनोफाइल हम यूज कर रहे हैं वो क्या होता है, जनरली एक एल्कीन होता है, ठीक। इसके साथ ही में अगर रिएक्शन को हम और अच्छे से कराना चाहते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन के तरफ जो अट्रैक्शन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग है, उन ग्रुप्स को लगा दे तो रिएक्शन और अच्छे से होगी, ठीक। अब 6 मेंबर्ड कंपाउंड जो होते हैं उनको हम डायल्स एल्डर रिएक्शन का यूज करके सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब फीचर्स की बात करते हैं डायल्स एल्डर की, तो जो डाइईन का एंड होता है, ठीक, वो एस सिस कन्फर्मेशन में होते हैं, वो पाई बॉन्ड के सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक, और किसमें आ जाते हैं, एस सिस कन्फर्मेशन में आ जाते हैं, ठीक। अब डाइइनोफाइल जो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके पास है तो रिएक्शन की स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो डाइइन्स का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा डाइइन्स का, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो यहाँ पे, अगली कैरेक्टरिस्टिक, रिएक्शन प्रोसीड कैसे कर रही है, सिन एडिशन से प्रोसीड कर रही है, सिस एडिशन से, मतलब एक ही साइड से ब्रेकिंग हो रही है और एक ही साइड से एडिशन हो रहा है, ठीक। तो ये रिएक्शन कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे देखिए एडिशन एक ही साइड से हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा है वो भी एक ही साइड से हो रहा है, तो रिएक्शन कैसी है, सिन रिएक्शन है या सिस रिएक्शन है। तो और रिएक्शन को इसलिए हम क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे कि डाइईन या डाइइनोफाइल, मतलब दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इस रिएक्शन में प्रिजर्व रहती, चेंज नहीं होती है। अब सिस ग्रुप जो है वो रिएक्टेंट्स में रहता है, और मतलब जो सिस ग्रुप होता है वो क्या है, वो रिएक्टेंट्स में तो रहता ही, और बिल्कुल सेम उसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन में किसमें पाया जाता है, प्रोडक्ट में भी पाया जाता है, ठीक। और ट्रांस ग्रुप अगर है तो ट्रांस प्रोडक्ट भी हमें ट्रांस ही मिलेगा, ठीक। अब इस केस में जो सब्स्टिट्यूटेड डाइइनोफाइल्स हैं तो उसका ट्रांजिशन स्टेट सब्स्टिट्यूएंट जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, पोजिशन ऑक्यूपाई करेगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, जब पोलर सब्स्टिट्यूएंट ऐड होगा एंडो लोकेशन पे तो वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, डाइईन सिस्टम के साथ, और उसको उसकी ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। अब अगली रिएक्शन पे आते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन पे क्या है, देखिए यहाँ पे जब हम क्या कर रहे हैं, एक रेडिकल इनिशिएटर का यूज कर रहे हैं, तो ब्यूटाडाइईन कंपाउंड जो है वो क्या हो रहा है, पॉलीमराइज हो जा रहा है पॉलीब्यूटाडाइईन में, जो कि क्या है, एक सिंथेटिक रबर है। अगर हम 1,4 पोजीशन पे ब्यूटाडाइईन की रिएक्शन करा रहे हैं तो 12 मेंबर्ड कंपाउंड फॉर्म होगा, जो कि किस वजह से फॉर्म होगा, ट्राइमेराइजेशन से। जैसे यहाँ देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 1,4 ब्यूटाडाइन है, इसकी हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या बना रहा है, साइक्लोडोडेकाट्राईन कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन की जब बात करते हैं तो KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देता है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को, किसमें, कीटोन्स में। देन इसका एक और टॉपिक है, देखिए, अलाइलिक रीअरेंजमेंट ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। अलाइलिक का मतलब क्या होता है, अलाइलिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, देखिए ये एक का हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एक ये पूरी चेन है, ठीक। अब अलाइलिक कार्बन किसे कहेंगे हम, मान लीजिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी एक एक्स ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग कर ली हमने, तो ऐसा कार्बन एटम, एलाइलिक कंपाउंड्स क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें किसी डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़े हुए कार्बन से कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलाइलिक कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इसको देखते हैं तो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, किसकी वजह से, डबल बॉन्ड की वजह से और फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ठीक है। तो एलाइलिक रीअरेंजमेंट या एलाइलिक माइग्रेशन में क्या होगा, ये पहली चीज तो कैटलिस्ट बेस्ड एसिड या बेस कैटेलाइज माइग्रेशन है। दूसरा, जब इसका हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमें नया फंक्शनल ग्रुप भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब ये किसका मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, डबल बॉन्ड का मूवमेंट इन्वॉल्व करता है और फंक्शनल ग्रुप का मूवमेंट इन्वॉल्व करता है एक कार्बन से दूसरे पे, ठीक।
अब एलाइलिक रीअरेंजमेंट में क्या होता है, मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। मतलब एलाइलिक रीअरेंजमेंट में SN1 रिएक्शन होती है और SN2 रिएक्शन होती है। तो SN1 टाइप रिएक्शन की बात करते हैं तो SN1 टाइप में क्या है, एलाइलिक कंपाउंड्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन शो करेंगे और इसको ये कैसे होगी, रीअरेंजमेंट के थ्रू होगी। क्यों? बिकॉज इसमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। तो जो पहले कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या करेगा, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा जिससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसमें जो होगा वो दो पोजीशन पे आएगा, तो वहां पर क्या होगा, दो टाइप के प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए थर्ड पोजीशन पे है और यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पर दो कार्बोकैटायन थे, दोनों में पॉजिटिव चार्ज अलग अलग है, तो यहाँ पे हमें दो टाइप के यहाँ प्रोडक्ट भी देखने को मिले SN1 रिएक्शन में। वहीं SN2 की बात करते हैं तो SN2 में क्या है, जो कंपाउंड है जो उसमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, पहले तो सोडियम की प्रेजेंस में हो रहा है, सोडियम इथॉक्साइड और अल्कोहल की प्रेजेंस में। ठीक, अब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है, जैसे नॉर्मल SN2 रिएक्शन कर रही है जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट देखने को हमें मिलता है। कैसे, देखिए यहाँ पर, अच्छा ये क्यों मिलता है यहाँ पर, क्योंकि एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, तो एक ट्रांजिशन स्टेट होने की वजह से एक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक, यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्फा मिथाइल एलाइल क्लोराइड ले लिया, इसका हमने रिएक्शन कराया ETOH से, तो ETOH से रिएक्शन होके एक ट्रांजिशन स्टेट जब बनी तो प्रोडक्ट भी तुरंत ऐड होगा और ग्रुप का रिमूवल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला। ठीक, क्यों, बिकॉज एक ही ट्रांजिशन स्टेट थी, एक ही बार में प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया। ठीक, तो ये पूरे टॉपिक जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे डाइईन्स का जो हमने अभी तक पढ़ा, डाइईन्स में वो क्या क्या था, डाइईन्स में हमने पढ़ लिया है कि हमारे डाइईन्स कैसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें दो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी सिमिलैरिटी एल्कीन से होती है, और एल्कीन से सिमिलैरिटी के बाद में यहाँ पर ये क्या कर रहा है, और ये अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। इनको प्रिपरेशन के मेथड्स देखें। तो ये था हमारा चैप्टर 4, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। अब चैप्टर 4 के बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 5 अल्काइल हैलाइड्स। अब ये अल्काइल हैलाइड चैप्टर जो है हमारा, ये थोड़ा डिटेल में जाएगा। इसके अलावा जो बाकी के 3 चैप्टर्स हैं, जैसा मैंने बताया, वो आपको ऑलरेडी इसमें प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू।